क्लास है सर। अब आइए ज्योग्राफी, लेटर वैदिक पीरियड में आ चुके हैं, ठीक है। ज्योग्राफी, लेटर वैदिक पीरियड में जो आर्यंस हैं वो अब बिहार तक माइग्रेशन हुई है। क्लियर है? माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? एनीवन? अच्छा, जिसने इसका आंसर दे दिया ना उसको चॉकलेट मिलेगी। एग्रीकल्चर बेस्ड है तो ग्रेजिंग अरे वो है ये ऋग्वैदिक आर्यंस, अब उनका क्षेत्र पहले पंजाब में था, अब उनका यूपी और बिहार की तरफ जा चुका है। एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी इस समय। क्या थी? लोहा, डिस्कवर ऑफ आयरन। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले जो लोहा आया वो कब आया? 1000 BC में। मैंने आपको क्या बोला है? सबसे पहला मेटल जो मानव जाति ने यूज किया था वो कौन सा था? कॉपर। हड़प्पन के टाइम में क्या था? ब्रॉन्ज। ठीक है, ऋग्वेद टाइम में जो मेटल था वो कौन सा था? ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। अब क्या आ गया? बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन था लोहे का आविष्कार। ठीक है, अब ये लोग कहां से आ गए? लोहा इनके हाथ में आ गया। अब ये जो एरिया है यूपी बिहार का, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर बारिश कंपैरेटिवली ज्यादा है पंजाब से। बिहार में तो वहां पर हर साल रिवर ही अपना कोसी वर्ड कर देती है, बाढ़ आ जाती है, बारिशें ज्यादा है यहाँ पर। बारिश ज्यादा तो क्या, जंगल घने हैं, और जंगल को कैसे तोड़ोगे? कॉपर से तोड़ोगे या ब्रॉन्ज से तोड़ोगे? लोहे से तोड़ोगे। तो लोहे का आविष्कार जब हुआ तब इन लोगों ने ईस्ट की ओर माइग्रेशन करनी शुरू की, और उसकी हेल्प किसने की? कुल्हाड़ी ने, लोहे की कुल्हाड़ी ने। जंगलों को साफ किया गया, और पहली बार जंगलों को साफ कर कर यहाँ पर एक ऐसी चीज उगाई गई, इसका नाम क्या था? चावल। चावल की बहुत बड़ी मात्रा में जो खेती हुई वो अब हुई है, क्योंकि लोहा आ गया ना, पूरा खोदना पड़ता है उसको। जो ब्रॉन्ज है, कॉपर है, वो हल्का है, उससे आप पूरी खुदाई नहीं कर सकते। तो चावल को क्या बोला गया? व्रीहि, VRIHI, व्रीहि। पहली बार हमको कैसे पता लगा कि इनकी माइग्रेशन इस साइड में हुई है? सबसे पहला जो सोर्स है वो कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। बताया था आपको मैंने, सबसे बड़ा ब्राह्मण है, याद मैंने अपने लिखा था उसको, शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण में एक स्टोरी आती है, किसकी आती है? विधेय माधव की। विधेय माधव, विधेय माधव की स्टोरी। विधेय, विधेय, विधेय कहां पर है? नेपाल के पास। विधेय को पुराने ग्रंथों में जनकपुरी कहा गया, यानी राजा जनक की नगरी। बताया हुआ राजा जनक। राजा जनक वो थे रामायण में जो सीता माता थी उनके पिता थे। ठीक है, विधेय माधव, ऐसा माना गया विधेय एक राजा था, वो दिल्ली से शुरू हुआ। ठीक है, उसने क्या किया? अग्नि को अपने हाथ में लिया और आगे चलता गया, लोहे से काटता गया, अग्नि से जलाता गया। कहते जब वो विधेय तक पहुंचा तो विधेय के बाद उसकी अग्नि जो थी वो आगे जंगलों को आग नहीं लगा, तो विधेय तक वो रुक गया। इसको क्या बोला जाता है? विधेय माधव की स्टोरी। शतपथ ब्रह्म में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जिससे हमको पता लगता है आर्यन सब किसकी ओर चले? ईस्ट की ओर चले। दूसरा, इस टाइम पे सबसे बड़ा जो इंसिडेंस हुआ वो क्या था? भरत ट्राइब का नाम सुना? बताया ना मैंने अभी, भरत ट्राइब, और एक और ट्राइब थी जिसका नाम क्या था? पुरु। भरत और पुरु आपस में मिले और एक नई ट्राइब का जन्म हुआ जिसका नाम क्या था?
कुरु ट्राइब, कुरु यानी कौरव। भरत और कुरु ट्राइब आपस में मिले और एक नया कबीला, एक नई ट्राइब बनी जिसका नाम क्या था, कुरु। और आहिस्ता आहिस्ता वो देखो ना, अब क्या है, अब जो लाइफ है वो स्टेबल हो रही है, अब लैंड की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, तो अब वो ट्राइब नहीं रही, वो कबीला नहीं रहा, अब वो क्या बन गया, राजवंश बन गया। ठीक है, तो ये क्या बना, कुरु। और कुरु को तो हमको पता ही है, ठीक है, कुरु यानी कौरव। कुरुओं की पहली कैपिटल कौन सी थी, कुरुक्षेत्र, जहां से इनका नाम कुरु पड़ा। जो ये इनका संगम हुआ था वो कहां पर हुआ था, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो इनकी पहली कैपिटल कौन सी थी, कुरुक्षेत्र। बाद में इनकी रिश्तेदारी किनसे पड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कुरु आ गए यहाँ पर, यूपी में एक जगह फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में उस समय एक छोटा सा वंश था जिसका नाम क्या था, पंचाल। कुरुओं की रिश्तेदारी किससे पड़ी, पंचालों से। ठीक है ना, तो अब इनकी जो अगली कैपिटल आई वो कौन सी बनी, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहां पर है, मेरठ में शिफ्टिंग होगी। और पंचाल कौन थे, जो द्रौपदी थी वो कहां की थी, पंचाल। पांडवों की शादी उससे हुई थी, ठीक है ना। और जो पंचाल प्रदेश था वो फिलोसफर्स के लिए जाना जाता है, अपने फिलोसफर्स के लिए जाना जाता है, उसको पंचाली नाम कहते थे ना। तो पंचाल नाम से क्यों पंचाल नाम? ऋषि पंचाल थे जो इस वंश को जिन्होंने चलाया। द्रौपदी नहीं, द्रौपदी उस वंश की कन्या थी, प्रिंसेस थी वो भी। ठीक है ना, तो कई लोगों को ना ये वहम है कि उसको पंचाली इसलिए कहते थे वो पांच पांडवों की पत्नी भी नहीं, वो पंचाल की रहने वाली थी। और पंचाल अपने फिलोसफर्स के लिए बहुत मशहूर था। तो अब कैपिटल, दूसरी कैपिटल कौन सी बनी, हस्तिनापुर। और हम सबको ये बात पता है कि आज महाभारत में क्या हुआ, क्लियर है ना। एग्रीकल्चर आया, रिसोर्सेज आए, लैंड की वैल्यू बढ़ी, ठीक है ना। जर जोरू जमीन सीधा कंसेप्ट है, लड़ाई होगी तो भाई लड़ पड़े आपको। तो ये क्या था, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। अब आ जाओ पॉलिटी में। अब देखो जी, लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, लैंड की वैल्यू बढ़ गई है। अगर लैंड की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या ये अब ट्राइबल एरिया रह गया, ये बड़े बड़े छोटे छोटे राज्य बनने शुरू हो गए। पर ये जो नाम है, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पंचाल, ये कोई इतने बड़े भी शहर नहीं थे अभी। ये बड़े बड़े शहर कब आएंगे, जब हम महाजनपद बुद्ध के काल में चलेंगे, तो अभी बहुत बड़े शहर बन गए थे। तो अभी ये क्या है, गांव भी नहीं है, शहर भी नहीं है, छोटे टाउन्स हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटो अर्बन साइट्स। प्रोटो अर्बन साइट्स, छोटे शहर। पर शहर तो है ना। अगर अर्बन इकोनॉमी आ गई है तो पॉलिटी में क्या चेंज होगा, राजा की पावर बढ़ेगी। लैंड, अब काउ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अब लैंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंड में अगर वृद्धि हुई, ठीक है, मनी इकोनॉमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्रीकल्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी है। ये कौन सा अभी ये कोई घूमकर लोग रह गए बन गया, हुई कबीले से तो बहुत ऊपर उठ चुके हैं। जब लैंड की बात आ गई, क्षेत्र की बात आ गई, तो राजा की पावर बढ़ गई। अब क्या फर्क हुआ, जब वहां पर सभा, समिति, विद्युत और गण थे, तो इसमें क्या हुआ, गण भी खत्म हो गई, विद्युत भी खत्म हो गई, क्या रह गए, सभा और समिति। पहला डिफरेंस। दूसरा, पहले सभा, समिति, विद्युत में और गण में विमेन को बिठाया जाता था, अब विमेन को भी यहां से हटा दिया। तीसरा,
सभा समिति विद्युत अर्ली वैदिक पीरियड में ये डिसाइड करती थी कि राजा क्या करेगा, राजा क्या डिसीजन लेगा, राजा कौन होगा और राजा को उतरना भी चाहिए, ये भी वही असेंबली डिसाइड करती थी। पर अब नहीं, काम की असेंबली से हो, राजा के पास सुप्रीम पावर है, राजा इनकी बात सुनता जरूर था, करता अपनी। सबसे बड़ी बात जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें राजा को असिस्ट करने के लिए 12 रत्नों की बात की गई है। 12 मिनिस्टर्स, 12 रत्नी जो राजा को असिस्ट करते रहे, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ये 12 रत्नी होते रहे। इसका मतलब क्या है, राजा की पावर बढ़ चुकी है, ठीक है ना। तो 12 रत्नी में इंपॉर्टेंट कौन थे? पहला तो राजा ही था, पुरोहित, सेनानी, युवराज, ये सबसे इंपॉर्टेंट थे। महिषी, महिषी कौन थी? राजा की रानी। इसका मतलब जो रानी थी वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लेती थी, ठीक है। बहुत से आपके नाम आपको मिलेंगे, ठीक है, भागवत मिलेगा, ठीक है, अक्षकलप मिलेगा, ये आपने इसमें पढ़ लेना, ठीक है। तो राजा की पावर क्या है? बढ़ चुकी है। राजा भी स्वयंभू हो चुका है, उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी करे। राजा का जो कुर्सी है वो क्या हुई है? वंशानुगत हो चुकी है, हेरिडिटी हो चुकी है। अब राजा की कुर्सी किसके पास जाती थी? उसके पुत्र के पास जाती थी। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो इस समय हमको देखने को मिली, यज्ञ, इसको यज्ञनाथ की कहा। राजा की पावर इतनी बढ़ गई कि उसकी ताकत के लिए यज्ञ कराए गए। पहला यज्ञ अश्वमेध यज्ञ, सुना हुआ ना? अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ जो था वो 3 दिन चलता था। उसमें क्या था? एक घोड़े को छोड़ दिया था 1 साल के लिए, उसके पीछे 400 सैनिक छोड़ दिए जाते थे कि भैया इसको फॉलो करो। वो घोड़ा जब तक जहां तक घूमता रहता था, यही माना जाता था कि ये एरिया राजा का है। तो अगर उसको कोई रोक लेता था, राजा को उसके साथ युद्ध करना पड़ता था, जैसे हमने रामायण में देखा जब लव कुश ने घोड़े को पकड़ लिया था। और अगर नहीं तो जब साल बाद घोड़ा वापस आता था तो उस घोड़े की बलि दी जाती। ये क्या था? अश्वमेध यज्ञ। दूसरा वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ में क्या था? एक चैरियट रेस होती थी और उस रेस में जबरदस्ती राजा के रथ को जिताया जाता था, ताकि ये साबित किया जाए ये हमारा राजा है। तीसरा राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ, इसमें क्या होता था? पहले राजा को पुरोहित मुकुट पहनाता था, फिर उसको धनुष देता था, और फिर 1 साल के लिए यज्ञ होता था। और 1 साल यज्ञ के बाद उसके जब तिलक लगाया जाता था तो उसको राजा घोषित किया जाता था। और इसमें पुरोहित को 24,000 गायें मिलती थी। क्लियर है? अगला यज्ञ कौन था? अग्निहोत्रम यज्ञ। अग्निहोत्रम यज्ञ। अग्निहोत्रम यज्ञ में क्या था? सोम, जो सोम के बारे में आपको बताया मैंने, सोम को यज्ञ में डाला जाता और सारा दिन सोम पीते रहते हैं। ये क्या था? अग्निहोत्रम यज्ञ। तो राजा की पावर बहुत बढ़ गई है पॉलिटी में, पहली बार। अब आ जाएगी आप सोसाइटी में, लिंक करो इस चीज को। सोसाइटी में क्या हो रहा है? 4 वर्ण थे, ये पहले थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 10वें मंडल का शूद्र। मैंने आपको बताया है कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म के आधार पे थी। अब जो वर्ण व्यवस्था है वो किसके आधार पे होगी? जन्म के आधार पर।
ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, चाहे वो बाहर मुर्गा खा के आ जाए, पर वो ब्राह्मण ही है। चाहे वो शराब पिए, चाहे लोगों को मारे, पर वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय है, चाहे वो वेदों में पढ़ता है, पर वो क्षत्रिय है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, बाय बर्थ होगी। इससे क्या हुआ, जो हमने पहले देखा था कि एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाया जाता था, ऋषि अत्रि के बारे में बताया था आपको, तो वो चीज पॉसिबल अब नहीं रही। वर्ण व्यवस्था स्ट्रॉन्ग हो गई। अब देखो राजा की पावर बड़ी है, राजा का सेनानी कौन है, पुरोहित है। राजा की याद कौन कर रहा है, ब्राह्मण कर रहा है। तो ब्राह्मण की पोजीशन बड़ी या नहीं बड़ी? हाँ, आप नहीं ब्राह्मण की पोजीशन बढ़ गई। और सबसे पहली प्रॉब्लम जो आई वो वैश्यों को आई। वैश्य लोग जो है वो एग्रीकल्चर में है, वैश्य लोग हैं जो ट्रेडिंग में है। ठीक है, वैश्य आर द टैक्स पेयर्स। पहले का जो टैक्स होता था उसका नाम क्या था, बलि। जो बलि था वो एक वॉलंटरी टैक्स था, मर्जी है। जैसे राजा बैठ गया, आपकी मर्जी है, आपने स्थापन देना स्थापन दे दो, कोई पार्टी देगा, कोई कुछ देगा, बड़ी मर्जी देगा। और अब क्या, राजा की पावर बढ़ रही है ना, तो अब क्या है, टैक्स इज कंपल्सरी। और वो जो टैक्स का बोझ किसके ऊपर चला गया, वैश्यों के ऊपर। ब्राह्मण ने थोड़ा कुछ करना है, ब्राह्मण ने तो याद करेगा, गाय लेके निकल जाएगा। क्षत्रिय ने क्या करना है, वो तो भोग रहा है। शूद्र वो तो बेचारा पहली सेवक है, फंस गया कौन है, वैश्य। तो वैश्यों की एक्सप्लॉयटेशन की बात की। अब एक बंदे के ऊपर या सारा स्ट्रेस डाल दो कि तुमने ही चलाना दिया, जैसे हमारे देश में मिडिल क्लास, उसके ऊपर ही पूरा प्रेशर है, तुम भी टैक्स पे करोगे। और प्रधानमंत्री की बात में चोर भी मिडिल क्लास पे करते हैं कि जो। तो ये वैश्य की स्थिति होगी। अब आ जाओ शूद्र में, शूद्र तो बेचारे जो ही नीचे चले गए। इन तीन वर्णों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उपनयन का अधिकार था, वो एजुकेशन कर सकते थे। शूद्रों को तो वो भी नहीं था। शूद्र का काम क्या था, सिर्फ सेवा है, और वो कुछ नहीं था। तो वर्ण व्यवस्था क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस समय सोसाइटी में आई वो क्या थी, आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था सुना हुआ है। लाइफ को माना गया 100, ठीक है। लाइफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। समझो कि तुम 100 साल जी लो, लाइफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और उन 4 पार्ट्स के एजेंडे डिफरेंट थे। पहला पार्ट 25 साल तक, 0 से जब बच्चा जन्मा है और 25 साल तक, ठीक है। इसको क्या कहता था, ब्रह्मचार्य। इसमें क्या होता था, बच्चा पढ़ता था, गुरुकुल जाता था और ब्रह्मचार्य का पालन करता था। दूसरा गृहस्थ आश्रम, इसमें वो शादी करता था, गृहस्थ जीवन में जाता था, बच्चे पैदा करता था, कुल को बढ़ाता था। तीसरा वन शरणम आश्रम, वो वनों में जाता था, वो वनों में जाता था, परमात्मा की खोज करता था। स्टडी के लिए भी जाते थे। अब ये वन शरणम आश्रम में क्या करें, परमात्मा की खोज के लिए जा रहे हैं। कहते हैं ना कि हम भैया, कभी माँ बाप को देखा होगा, भैया आप जिम्मेदारी तो कभी हम चले अपना पर मूवी हो सके। ये वन शरणम आश्रम। और चौथा जो आश्रम था वो कौन सा था, मुक्ति का आश्रम, ठीक है। जब आदमी परमात्मा को पाता था, उसका ये एजेंडा होता था, परमात्मा को मानो अपनी जन्म से। तो इन 4 आश्रम में से सबसे अच्छा आश्रम किसको माना गया, गृहस्थ आश्रम। ये चीज याद रखना, गृहस्थ आश्रम को सबसे इंपॉर्टेंट आश्रम माना गया है। संन्यास आश्रम को सबसे इंपॉर्टेंट नहीं माना गया। जो चौथा आश्रम संन्यास का आश्रम है, उसको इंपॉर्टेंट नहीं माना गया।
बुध ने गृहस्थ को छोड़ा, अपने पुत्र को, अपनी वाइफ को छोड़ के चले गए थे। और वही बुध थे जिन्होंने बाद में ये रूल बनाया था कि जिसकी शादी हो चुकी है वो कभी अंग में नहीं आएगा। जिसकी शादी हो चुकी है या कोई भी पुत्र है, जब तक उसका पिता और माता मुझे लिख के नहीं देंगे तब तक वो संग में नहीं आएगा। गृहस्थ, बुध ने भी बाद में माना था कि गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा। देखो ये सीधी बात है, फैक्चुअल सी बात है, गृहस्थ आश्रम क्यों अच्छा माना गया। अब आप देखो कोई आदमी साधु बन गया, अब ये इनको साधु बना दिया, मैं कभी तुम साधु बन गया, ठीक है, अब इन बेचारे की शादी नहीं हुई, ठीक है, इसको तुमने साधु बना दिया, तो है तो भैया मानव है, देवता तो नहीं है। यहाँ तो इंद्र जैसे देवता बिगड़ गए, ये तो मानव है, ठीक है। अब इसको सारी उम्र ये रहेगा नहीं रहेगा, पता नहीं लड़की में क्या चीज है ऐसी, मैंने क्या चीज मुझे नहीं मिली। गृहस्थ आश्रम में आपको हर चीज का भोग है। खजुराहो टेम्पल्स देखे आपने? खजुराहो टेम्पल्स की विशेषता क्या बताओ? यस, जब आप खजुराहो टेम्पल्स में जाओगे ना, खजुराहो मध्य प्रदेश, तो नेट में सर्च कर लेना, आपको अपने पता। यस, मंदिर के बाहर ना पूरी सेक्स की पिक्स है और अंदर मंदिर है। और लिटरली बता रहा हूँ, जब वहाँ पर आप जाओगे ना, वहाँ पर ज़्यादा आपको ब्रिटिशर्स मिलेंगे एंड दे आर बिजी जस्ट इन क्लिकिंग द पिक्स। कितना खींच लोगे यार फोटो को? घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका मन करेगा बस करो यार, अब परमात्मा ही। तो गृहस्थ आश्रम को इसलिए इम्पोर्टेंट माना गया, हर भोग को भोगो तभी आपको मुक्ति मिलेगी। ये सारी उम्र ये सोच रहे हो पता नहीं क्या मैंने वो चीज नहीं होगी, क्या होता उसमें सुख होता। मन को मारोगे तो मन को आगे लेके जाओगे, तभी गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम मानो। क्लियर है? अब वर्ण व्यवस्था स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, ठीक है, आश्रम व्यवस्था आ चुकी है, विमेन की कंडीशन डिटोरेट शुरू हो। मैंने आपको बताया शतपथ ब्रह्म, ऐसा नहीं है कि विमेन को एजुकेशन से बाहर किया गया। देखो मैंने आपको ये बताया था कि लेटर वैदिक पीरियड में गार्गी यज्ञवल्क्य संवाद हुआ, जिसमें यज्ञवल्क्य को जब पता लगा गार्गी जीत रही है तो उसने क्या किया, उसको तो उसमें 2 बातें निकल के आ रही हैं। पहली बात क्या है, गार्गी क्या है, पढ़ी लिखी संत है, वो पढ़ी हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि लेटर वैदिक पीरियड उससे पढ़ने का अधिकारशील है, गलत लिखा हुआ बुक्स में था। पर उसकी पोजीशन क्या माना उसने, उसकी दृष्टि आज करके देखो किसी लड़की को, तुम्हें 100 नंबर डायल करेगी, तुम्हारे पास सारे पापड़ खुला देगी। इसलिए औरत की वैल्यू डाउन, औरत को कुछ समझा नहीं जा रहा। पुत्र को पहले वो मांग रहे थे, मैंने को क्या बोला, जब वो मांगते थे पुत्र भी मांग रहे, स्त्री का तो औरत को पुत्री का तो मांग ही नहीं रहे हैं। पर सती अभी नहीं आई। हाँ, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। अथर्ववेद में हल्का सा रेफरेंस जरूर है, पर हम उसको सती नहीं मानेंगे। उसमें क्या रेफरेंस है, अगर एक औरत का पति मर जाता था तो उसको उसकी चिता के ऊपर 2 मिनट उसके साथ लेटना पड़ता था और फिर वो वापस आ जाता, चलना नहीं पड़ता। जलने वाला काम तो गुप्तकाल में है, तो हम इसको सती प्रथा नहीं बोलेंगे। तो विमेन की पोजीशन डिग्रेड हो रही है और वर्ण सिस्टम में वैश्य की पोजीशन भी डिग्रेड हो रही है और शूद्र की पोजीशन भी डिग्रेड हो रही है। पर स्टिल वैश्यों को पढ़ने लिखने का अधिकार है जो शूद्रों को नहीं। अब आ जाओ रिलीजन में। रिलीजन में देखो हर चीज चेंज हो रही है, रिलीजन भी चेंज हो रही है। पहले कबीलाई लोग थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे, तो इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट थे। अब तो स्टैटिक हो चुके हैं।
ठीक है ना, अब तो बच चुके हैं, तो इंद्र थोड़ा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तो पुराने वैदिक गॉड्स जो थे उनकी पोजीशन किन्होंने ले ली, नए गॉड्स ने ले ली। सबसे इंपॉर्टेंट गॉड प्रजापति, प्रजापति यानी ब्रह्मा, जिन्होंने दुनिया को सृजन किया। इंद्र की पोजीशन किसने ले ली, प्रजापति ने, जिसने दुनिया को बनाया। दूसरा विष्णु, पालनकर्ता। अग्नि की पोजीशन किसने ले ली, विष्णु ने, जिसने दुनिया को पालन किया। और तीसरा शिव यानी रुद्र, दुनिया के संहारक करता। तो रुद्र के बारे में बोला गया है कि जब भी रुद्र को गुस्सा आता है वो क्या करते हैं, बाण छोड़ते हैं। जब वो बाण छोड़ते हैं वो क्या आता है, कोरोना आता है, डिसीज होती है। तो अभी आप किसी ब्राह्मण से पूछेंगे वो कहेगा इस समय जो रुद्र महादेव है ना वो बहुत गुस्से में है, तो वो बाण छोड़ रहे हैं, तभी कोरोना है। सृष्टि को खत्म करने वाले कौन है, क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट जो रेवोल्यूशन आया वो क्या था, उपनिषद। वैदिक पीरियड के एंड में जो आया वो क्या था, उपनिषद। व्हाट डू यू मीन बाय उपनिषद, वो ज्ञान जो गुरु के समीप बैठ के लिया जाए, वो क्या है, उपनिषद। उपनिषद ज्ञान क्या है, द बर्थ ऑफ इंडियन फिलॉसफी, जो फिलॉसफी का बर्थ है वो उपनिषद से हुआ है। उपनिषद यज्ञ की बात नहीं कर रही कि आप यज्ञ में सेब फेंको, आलू फेंको, प्याज फेंको, सोम फेंको। उपनिषद कह रही है हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। उपनिषदों ने क्या बोला, भैया हमको तो ये जो मंत्र बोलिए ना, हमको क्या, देखो ना एक प्रीस्ट यहाँ पर बैठ के मंत्र बोल रहा है, तो मानी क्या स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगी इसमें, जब आपको वो चीज समझ ही नहीं। अगर मैं यहाँ बैठ के यज्ञ करना शुरू कर दूँ, मंत्र बोलना शुरू कर दूँ, जब आपको कोई चीज समझ ही नहीं आई तो आपकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट क्या होगी इसमें, आपको कैसे मुक्ति मिलेगी। तो उपनिषद ने क्या बोला, ये यज्ञ क्या है, टूटी नौका है, एक ऐसी नौका जिसके अंदर छेद है, ये आपको भवसागर नहीं पार कर सकते, डुबा देंगे। तो यज्ञों का सबसे बड़ा खंडन किसने किया, उपनिषद ने। अगर यज्ञों का खंडन हुआ तो ब्राह्मणों का भी खंडन होगा। तो बाद में आप देखो क्या हो रहा है, क्षत्रिय वंश उठेगा, बुद्ध और जैन नाम आएगा, तो ब्राह्मणों को खंडन करेगा। उपनिषद ने क्या बोला, यज्ञ को टूटी नौका है, बैठोगे तो रास्ते में डुबा देगी आपको। तो फिर उनसे पूछा कि अगर ये टूटी नौका है तो मुक्ति क्या दिला सकता है, मुक्ति क्या कहां से मिलेगी, मुक्ति कहां से मिलेगी। उपनिषद ने आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया। ये शरीर नहीं है, ये जड़ है, ये क्या है, जड़ है। जो गीता का ज्ञान है वो उपनिषद का ज्ञान है। जब कृष्ण ने कहा था ना, मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया, मन को दिया, उसको दिया, उसने पूछा यार ये क्या चक्कर है, ये जिन बंदों के तुम नाम बोल रहे हो ये तो हजारों साल पहले थे, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो कृष्ण ने क्या बोला था, तुम पहले भी थे, हम लोग पहले भी थे, हम लोग आज भी हैं, हम लोग बाद में भी रहेंगे, क्योंकि ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं। ये उपनिषद का ज्ञान है, भागवत गीता इस बात। तो ये बहुत बड़ी क्रांति हुई, और ये क्या था, ब्राह्मणों को चैलेंज था, और ये क्रांति का अंकुर था, बीज था, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में पेड़ हुआ। हम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, देखना वो क्या क्या कहते ना, पकड़ के चप्पल से फटा। एक औरत का बेटा मर गया, ब्राह्मण के पास गई, ब्राह्मण कहता बेईमानी जाति मतलब इसको अभी जिंदा कर दूंगा, मेरे पास ऐसी पावर है। क्योंकि आप वेदों को पढ़ोगे तो उसमें आपको पता लगेगा जो दैत्य गुरु थे शुक्राचार्य, उनको मृत संजीवनी का, पर वो शुक्राचार्य थे ना, वो उनको थी, तुमको थोड़ा। जिंदगी में याद रखना, जितनी भक्ति परमात्मा की असुरों ने की है, देवताओं ने नहीं की। बड़े बड़े भक्त जो मिले हैं परमात्मा को, वो असुर जाति से मिले। प्रहलाद, राजा बलि,
रावण रावण कितना बड़ा भक्त था, भगवान को मारने पड़ गया, उसको आना पड़ गया, मर किससे रहा था वो, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा जो चेंजिंग है, बुद्ध से जो पूछा तो ब्राह्मण कहता है यार मृत संजीवनी है तो सही। बुद्ध का जो काल ना वो इंटेलेक्चुअल का काल है। अगर तुम ब्राह्मण वंश के हो तो शुक्राचार्य को मिल गया, इसका तो ये हो कि तुमको मिल गया, दैत्य को थे वो, बृहस्पति को भी नहीं मिला था वो। तो जब वो करने लगा कुछ भी नहीं हुआ तो वो रोते हुए बुद्ध के बाद चली गई, और बुद्ध को क्या बोल रही है, बेटा मेरा मर गया तो चिंता कर दो। बुद्ध ने देखो कितनी इंटेलिजेंट थे वो, बुद्ध देखो, बुद्ध ने कभी आत्मा की बात नहीं की, चुप है, कभी परमात्मा की बात नहीं कर रहे, चुप। वो कहते कर्म के सिद्धांत में चलेंगे, कर्म करोगे सही करोगे अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्होंने देखो कैसे उसको समझाया, उसको बोला कि ऐसा करो, मुझे उस परिवार से पानी जल ला के दो जहाँ पर कभी मृत्यु न होगी, मैं तुम्हारे पुत्र को भी सुना। तो कहते जब वो भटकती रही, 2 दिन भटकती रही, 3 दिन भटकती रही, तो बाद में वो वही कहती मुझे तो ऐसा परिवार मिला ही जहाँ पर मृत्यु न हुई। तो कहता यही तो बात है, मृत्यु अटल सकते हैं, मत जाओ ब्राह्मणों के पास, कुछ नहीं कर सकते। ये क्या है, उपनिषद का जो बीज बोया गया था कि उसका पेड़ है, इंटेलेक्चुअल है, उपनिषद का इंटेलेक्चुअल चीज है। तो ये बहुत बड़ी क्रांति जो आई लेटर वैदिक पीरियड में, वो कौन सी थी। और लास्ट में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, अब देखो राजा की पोजीशन सेटल्ड हो चुकी है, ठीक है, गाय भैंस सेकेंडरी चीजें हो चुकी हैं, एग्रीकल्चर प्राइमरी। अथर्ववेद में ऐसे हलों का बारे में बताया जिसको 6, 8, 12, 24 बैल खींचते थे, ऐसे हलों के बारे में बताया। इसका मतलब क्या हुआ, कृषि प्रधान इकोनॉमी। राजा जनक के बारे में सुनो, सीता के बारे में सुनो, सीता के बारे में, सीता लैंड को, सीता नाम पता कहाँ से आया, कहाँ से आया सीता नाम, सीता उसका नाम थोड़ा था, जो माता का नाम सीता थोड़ा था, क्यों सीता नाम पड़ा, जुते हुए खेत को, जब आप कभी देखो ना ट्रैक्टर, कभी ट्रैक्टर चल रहा होगा तो इस तरह जुता हुआ खेत होता है, लाइन्स बनी होती है, उसको क्या कहते हैं, जुता हुआ खेत। उसको वैदिक टर्म अथर्ववेद में क्या बोला गया है, सीता। तो जब राजा जनक खेत जोड़े थे, एक संस्कार था, इसका मतलब क्या है कि राजा खेती नहीं करता था। जब राजा खेत को जो रहा था उस समय उसको एक पृथ्वी से लड़की मिली, तो वो क्या थी, क्योंकि वो खेत जोतते हुए पता लगी, इसको सीता था। तो एग्रीकल्चर का कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और राजा जनक जब खेत जो रहे थे तो पुरोहित मंत्र पढ़ रहा था, तो इसका मतलब एग्रीकल्चर के लिए हिम्स थे, कितनी इंपॉर्टेंस थी एग्रीकल्चर की। और लिखो अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, तरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, नो, NOOH, नो, नो का मतलब पंजाब में। इन 3 जगह से ऋग वैदिक, ये लेटर वैदिक पीरियड के टाइम के आयरन के भंडार मिले हैं, आयरन मिला है उस टाइम का, लोहा, लोहे के कुल्हाड़े मिले उस टाइम के। हाँ, लेटर वैदिक पीरियड। और अतरंजी खेड़ा से एक बहुत बड़ा किचन हॉल मिला है जिसमें लोहे के बर्तन मिले हैं। इसका मतलब फैमिली का जो साइज था वो पहले से बढ़ गया, जो जॉइंट फैमिली थी वो पहले से बढ़ चुकी, और कम्युनिटी किचन के साक्ष्य मिले। क्लियर है जी। इकोनॉमी क्या होगी, एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विवाह, विवाह को एक सेक्रेड माना गया, ठीक है, और विवाह के टाइप्स भी हमको मिलते हैं, ठीक है। तो विवाह का टाइप्स पढ़े हुए आपने बुक में दिए होंगे। तो
पहला था ब्राह्मण विवाह। ब्राह्मण विवाह जैसे सिंपल विवाह होता है, उसमें क्या था, जब एक पुत्री का विवाह किया जाता था तो ब्राह्मण विवाह में पिता कन्यादान देता था, जब कन्यादान आज भी होता है, ठीक है, बिना किसी लेन देन। दूसरा क्या था, देव विवाह। देव विवाह में क्या था, जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था उस समय, जब फेरे होते तो यज्ञ किया जाता ना, तो उसी ब्राह्मण के साथ कन्या का विवाह कर देते थे, इसको क्या कहते थे, देव विवाह। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टाइप का विवाह था वो कौन सा था, प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह में क्या होता था, बिल्कुल न्यूट्रल विवाह, कोई लेन नहीं, कोई देन नहीं, कोई दहेज वाला कुछ नहीं। चौथा कौन सा था, आर्य विवाह। आर्य विवाह में क्या होता था, जब पुत्री का विवाह किया जाता था तो पुत्री के पिता को, लड़की के पिता को, लड़के का पिता 100 गाय उपहार में रिश्वत देता, उपहार देता। पांचवा कौन सा था, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह यानी लव मैरिज, ठीक है। छठवां इंपॉर्टेंट विवाह जो था वो कौन सा था, राक्षस विवाह। राक्षस विवाह जब किसी को परचेज किया जाए, बिहार में मेला लगता है तो यूपी बिहार से होगा, वहाँ पर कई लोग अपनी लड़कियां बेचने आते हैं, बताओ, बनारस, इसको क्या कहते हैं, राक्षस विवाह। अगला विवाह पिशाच विवाह। पिशाच पिशाच विवाह क्या था, कोई लड़की सोई हुई है, उसको बेहोश कर दिया, उस सोई हुई के साथ ही फेरे कर दिए जबरदस्ती, इसको क्या बोला गया, पिशाच विवाह। क्लियर है। तो ये विवाह के टाइप थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, संस्कार है, ये आप बुक में पढ़ा हुआ है, 16 संस्कार। 16 संस्कार कब आए, उत्तर वैदिक काल में। जैसे गर्भ संस्कार, जब बच्चा गर्भ में आता है, जब करते औष्टिक संस्कार उसकी रक्षा के लिए, ठीक है। पोलियो संस्कार थे, उपनयन संस्कार जब उसको भेजा जाता था पढ़ाई के लिए, वेद संस्कार, विद्या संस्कार जिसको विद्या के लिए भेजा जाता था, कर्ण छेदन संस्कार, कान को छेदा जाता, पहले जमाने में कुंडल पाए जाते थे, कान को भी छेदा जाता था। मुंडन संस्कार, मुंडन किया जाता है बच्चों को, जो गुरुकुल में भेजते थे। विवाह संस्कार और अंत में अंत्योष्टि संस्कार। अंत्योष्टि यानी अंतिम यात्रा संस्कार थे, आज भी कई लोग मानते हैं। तो क्लियर है, वैदिक पीरियड समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको भी पढ़ के आना है, तो एक टेस्ट बना दें इसका, ठीक है, हड़प्पा और वैदिक पीरियड का। तो कोई डाउट होगा मुझे बताना। अगले बार जो पढ़ाया जाएगा, लिखिए कौन सा चैप्टर होगा, महाजनपद, महाजनपद पढ़ाऊंगा। दूसरा होगा राइज ऑफ मगध एम्पायर, महाजनपद, राइज ऑफ मगध एम्पायर। तीसरा सिकंदर महान, ठीक है, अलेक्जेंडर का। बता देना ब्रेक कब मिलेगा।